तो आज हम एक तरह से हिस्टोरिकल डिटेक्टिव बनने वाले हैं और मिलकर पता लगाएंगे मध्यकालीन भारत की कहानी। अच्छा, दिल्ली सल्तनत की कहानी सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती है, पर सवाल यह है कि हम असल में जानते कितना है। मतलब 800 साल पहले की जिंदगी कैसी रही होगी, और इसका पता लगाना यकीन मानिए इतना आसान भी नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि जो ज्यादातर इतिहास हमें मिलता है वो शासकों के नजरिए से लिखा गया है। मतलब सुल्तान क्या कर रहे थे, कौन सी जंग जीती। लेकिन आम जिंदगी की कहानी वो तो जैसे कहीं गुम हो गई। हमें तस्वीर का बस एक ही पहलू देखने को मिलता है। तो आइए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा गेम प्लान। हम एक एक करके इन सुरागों को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे इस दौर की एक पूरी तस्वीर बनाई जा सकती है। चलिए, तो सबसे पहले सुराग से शुरू करते हैं। ये है आधिकारिक दरबारी रिकॉर्ड्स, मतलब वो इतिहास जो खुद सुल्तानों के दरबार में लिखा गया। ये जो क्रॉनिकल्स हैं, ये हमें एक बेसिक टाइमलाइन तो दे देते हैं कि कब क्या हुआ। और ये जानना भी जरूरी है कि इन्हें लिखने वाले लोग कोई आम इंसान नहीं थे। वो अक्सर सुल्तानों के बहुत खास हुआ करते थे, उनके बहुत करीब। हाँ, तो अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। हर इतिहासकार का फोकस अलग था। कोई जीती हुई लड़ाइयों के बारे में लिख रहा है तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इससे ना हमें उनके अपने नजरिए और यहाँ तक कि उनके बायास यानी पूर्वाग्रह का भी पता चलता है। तो सिर्फ दरबारी इतिहासकारों से तो काम नहीं चलेगा। पूरी तस्वीर के लिए हमें दिल्ली से बाहर निकलकर दूसरी आवाजों को भी सुनना होगा। और यही बात ये क्षेत्रीय इतिहास हमें दिखाते हैं। देखिए, कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं थी। कश्मीर से लेकर बंगाल तक अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में इतिहास लिखा जा रहा था, संस्कृत में और दूसरी स्थानीय भाषाओं में भी। लेकिन इन सब में एक आवाज ऐसी है जो बिल्कुल अलग है, और वो है अमीर खुसरो की। ये कोई आम इतिहासकार नहीं थे। इन्होंने इतिहास को एक कवि, एक संगीतकार की नज़र से देखा। मतलब सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने 8 सुल्तानों का दौर देखा, जिसे तूतिए हिंद कहा जाता था। वो सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां नहीं लिख रहे थे। उनकी कविताओं और संगीत से हमें उस दौर की रूह का पता चलता है। वहाँ की कला, वहाँ का समाज कैसा था, ये सब कुछ। उनकी ये बात सुनिए, हिंदुस्तान धरती पर स्वर्ग जैसा है। इससे पता चलता है कि वो इस मिट्टी से कितना जुड़े हुए थे। ये उन दरबारी इतिहासकारों से बिल्कुल अलग बात थी, जो ज्यादातर शासकों की विदेशी जड़ों की ही बात करते रहते थे। ठीक है, तो अब हम अपने केस में तीसरे तरह के सुराग पर आते हैं। ये हैं विदेशी यात्रियों के अकाउंट्स। मतलब भारत एक बाहरी इंसान की नज़रों से कैसा दिखता था। जैसे अल बिरूनी को ही ले लीजिए। महमूद गजनवी के साथ आए थे, लेकिन यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए उन्होंने संस्कृत सीखी। और उनका यह ऑब्जर्वेशन देखिए कितना सटीक है कि उस वक्त के भारतीय अपने देश, अपनी कौम और अपने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। फिर कई दशकों बाद एक और बहुत जरूरी गवाह हमारे सामने आता है, इब्न बतूता। और उनकी किताब का नाम है रेहला, जिसका अरबी में मतलब होता है सफर या यात्रा। 14 साल। जरा सोचिए, इब्न बतूता भारत में पूरे 14 साल रहे, और वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में काजी यानी जज बनकर। तो उन्हें एक बहुत ही अनोखा नजरिया मिला, एक इनसाइडर का भी और एक आउटसाइडर का भी। और सबसे बड़ी बात, वो किसी सुल्तान को खुश करने के लिए नहीं लिख रहे थे। इसीलिए उनके काम को बहुत प्रामाणिक माना जाता है। उन्होंने उन चीज़ों पर ध्यान दिया जो दरबारी इतिहासकारों के लिए ज़रूरी नहीं थीं, जैसे डाक सिस्टम कैसा था, बाजारों में क्या बिकता था, लोग कौन से त्योहार मनाते थे। अच्छा, ये तो हुई दिल्ली सल्तनत की बात। पर इसी दौरान दक्षिण में एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बस रही थी, विजयनगर साम्राज्य। और उसकी कहानी हमें वहां आने वाले यूरोपियन और फारसी यात्रियों से पता चलती है। ये यात्री जब विजयनगर पहुंचे तो बस देखते ही रह गए। कोई कह रहा है कि ये शहर 70 मील में फैला है, तो कोई इसकी तुलना रोम से कर रहा है। अब्दुल रज़्ज़ाक ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसा शहर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इससे हमें सल्तनत के अलावा भारत की एक और बड़ी ताकत का अंदाजा होता है। तो अब हमारे पास सारे सुराग हैं, दरबारी रिकॉर्ड, क्षेत्रीय इतिहास, कवियों की बातें और विदेशी यात्रियों के नोट्स। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर कैसे बनाई जाए, खासकर तब जब ये सुराग कभी-कभी एक दूसरे से अलग बात कहते हों। यहीं पर आज के इतिहासकारों का काम शुरू होता है, बिल्कुल एक जासूस की तरह। वो सबसे पहले ऑफिशियल रिकॉर्ड देखते हैं, फिर उसकी तुलना क्षेत्रीय कहानियों से करते हैं,
फिर इब्न बतूता जैसे यात्रियों के लिखे से उसे वेरीफाई करते हैं। वो हर सोर्स के बायस को समझने की कोशिश करते हैं ताकि एक बैलेंस्ड 3D व्यू मिल सके। और इसी मेहनत का नतीजा है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और उनकी लड़ाइयों की लिस्ट बनकर नहीं रह जाता, बल्कि हमें मध्यकालीन भारत की एक जीती जागती, कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा सच्ची तस्वीर देखने को मिलती है। और आखिर में एक सवाल, आज तो हम सब कुछ डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं? सोचिए, भविष्य के जो हिस्टोरिकल डिटेक्टिव्स होंगे, उन्हें हमारे दौर की कौन सी कहानियां कभी पता ही नहीं चल पाएंगी।